Welcome to Quintessence Classes. Today we are going to discuss a very significant topic, SpaceX NASA Dragon Demo 2 launch. इस मिशन को कहा गया वन स्मॉल स्टेप फॉर मैनकाइंड वन जायंट लीप फॉर कैपिटलिज्म। ऐसा क्यों इस मिशन के बारे में कहा गया और ये इतना सिग्निफिकेंट मिशन क्यों है, तो इस वीडियो में जानते हैं। लेट्स बिगिन। मिशन का नाम है क्रू ड्रैगन डेमो 2, या इसको ऑफिशियली हम कहते हैं स्पेसएक्स डेमो 2 मिशन। डेमो 2 इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इससे पहले डेमो 1 मिशन भी लॉन्च किया गया था, जो एक डेमोन्स्ट्रेशन था, जो एक टेस्ट फ्लाइट थी। उसी का जो ये दूसरा मिशन है, ये क्रूड टेस्ट फ्लाइट है, स्पेसएक्स के द्वारा की गई है। यानी क्रूड टेस्ट फ्लाइट का मतलब होता है इसमें हमने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है। एक क्रूड मिशन है और जिस स्पेसक्राफ्ट में बैठ के हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। और इस मिशन को लॉन्च किया गया 30 मई 2020 में। और कहाँ से लॉन्च किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनावरल, फ्लोरिडा से। और जिस रॉकेट में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया, उस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फैल्कन 9 का रॉकेट है। ये स्पेसएक्स का रॉकेट है। टोटल 70 मीटर्स का रॉकेट है। ये पोर्शन आपका रॉकेट का पोर्शन है, और ऊपर वाला जो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे। और इस स्पेसक्राफ्ट में टोटल 7 लोगों की कैपेसिटी, यानी 7 एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठ के स्पेस में जा सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर मिशन में हमने खाली 2 एस्ट्रोनॉट्स को ही भेजा है। और इस फैल्कन 9 का जो ये रॉकेट है, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रॉकेट माना जाता है। अभी तक पिछले 10 सालों में 87 लॉन्चेस हुए हैं इस रॉकेट से, जिसमें सिर्फ एक ही फेलियर हुआ है। इस रॉकेट में जो इंजन्स इस्तेमाल होते हैं, वी कॉल देम मर्लिन इंजन्स। टोटल 9 मर्लिन इंजन्स इस रॉकेट में इस्तेमाल किए गए हैं, और इसी रॉकेट के ऊपर हमने इस स्पेसक्राफ्ट को डाला। और ये रॉकेट आपको याद रखना है, ये एक RLV रॉकेट है, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। यानी इस रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो टोटल कॉस्ट है हमारे पूरे मिशन का, वो कम हो जाता है। तो इसका जो पहला अटेम्प्ट किया गया था वो 27 मई को किया गया था, पर वहाँ जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बर्था की वजह से बैड वेदर जो कॉज हुआ, जिसकी वजह से इसको हमने अबॉर्ट किया। फाइनली हमने 30 मई को इसको लॉन्च कर दिया। इस मिशन में जो 2 एस्ट्रोनॉट्स को हमने भेजा है, डगलस हर्ली एंड रॉबर्ट बेनकन, इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा, जहाँ पर वो 4 महीने तक रिसर्च करेंगे और फाइनली वापस अर्थ पे लैंड करेंगे। ये मिशन एक हाई प्रायोरिटी मिशन माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। हाई प्रायोरिटी आपको ऐसे समझ आ जाएगा क्योंकि ये कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में भी इसको अबॉर्ट नहीं किया गया, बल्कि इसको पूरा कंप्लीट किया गया और सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। और this mission is a major milestone for SpaceX, which is a private company founded by Elon Musk, who is the founder of Tesla. तो ये एक प्राइवेट कंपनी है और उनका ये पहला क्रूड मिशन था, जो एक पहली बार दुनिया में कोई प्राइवेट कंपनी ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भेजा है। तो ये है आपका क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। इसमें आपके एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे बैठेंगे, और ये जो पोर्शन है, ये आपका इस वाले पोर्शन के साथ, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये डॉक करेगा। इसको हम डॉकिंग कहते हैं। और डॉकिंग जो है कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होगी। कैमराज और सेंसर्स के द्वारा ही इसमें जो है डॉकिंग की जाएगी, और फाइनली इसमें से फिर आपके एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पर वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेंगे। ये आपके 2 एस्ट्रोनॉट्स है, डगलस हर्ली एंड रॉबर्ट बेनकन। इसमें आपको याद रखना है कि डगलस हर्ली ये वो एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने स्पेस शटल प्रोग्राम का आखिरी जो मिशन हुआ था उसको फ्लाई किया था, और अब जाके इन्होंने पहली कमर्शियल फ्लाइट को भी जो है फ्लाई किया है। ये है आपके हर्ली, जो इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट कमांडर है, और ये है आपके बेनकन, जो इस मिशन के जॉइंट ऑपरेशंस कमांडर है। तो इस मिशन का प्लान क्या है? टोटल जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, आपको मालूम है इनको 19 घंटे के करीब लगेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए, जो लगभग 400 किलोमीटर हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर है, कंटिन्यूसली हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। अब ये जो कैप्सूल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये क्रू ड्रैगन कैप्सूल, ये कैप्सूल आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करेगा, और जिस जगह पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करेगा उसको हम पोर्ट हार्मनी कहते हैं। उस पोर्ट हार्मनी के साथ जुड़ेगा हमारा क्रू ड्रैगन कैप्सूल, बिल्कुल ऑटोमेटिकली सेंसर्स और कैमरास के
मदद से। फिर अब मैं वहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स कंटिन्यूअसली रिसर्च करेंगे, लगभग 4 महीने तक उनका रुकने का प्रोग्राम है बिफोर रिटर्निंग होम। फिर जब वो वापस अर्थ में रिटर्न करेंगे, एटमॉस्फेरिक रीएंट्री होगी, फिर आपका क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो है अटलांटिक ओशन में लैंड करेगा, जहाँ से फिर हमारा एक शिप जिसको हम कहते हैं गो नेविगेटर रिकवरी वेसल, वो वहाँ पर जाके हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अटलांटिक ओशन से रिकवर कर लेगी। इस मिशन को डेमो 2 जो कहा गया वो इसलिए क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट है, और इसकी सक्सेसफुल होने के बाद फ्यूचर में और भी ज़्यादा मिशंस आने वाले हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के। अब ये है आपका मिशन डेमो 2 मिशन, जिसमें यहाँ पर आपका फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगा, और जब ये लॉन्च करेगा तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद सेपरेशन होगी। ये फर्स्ट स्टेज सेपरेशन है, जिसमें आपके रॉकेट की पहली स्टेज सेपरेट होके धीरे 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 वापस अर्थ पे लैंड कर रही है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर ये जाके इस बोट पर लैंड करती है, जिसको हम फिर से फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेज है वो आगे जाके सेपरेट होगा। फिर फाइनली आपकी जो तीसरी स्टेज है वो जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुँचेगी, और यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग होगी, यहाँ पे ये जुड़ेगा और हमारे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे काम करेंगे, और फाइनली वो इसी स्पेस क्राफ्ट में 4 महीने के बाद वापस अर्थ पे लैंड करेंगे, एटमॉस्फेरिक री एंट्री होगी, और फाइनली पैराशूट्स डिप्लॉय किए जाएंगे और वो अटलांटिक ओशन में यहाँ पर लैंड करेंगे। अब आपको पहले मैं बता दूं कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो अभी इन्होंने स्पेस क्राफ्ट बनाया है, क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, ये पहली बार नहीं है कि हमने ह्यूमंस को स्पेस में लिया है किसी स्पेस क्राफ्ट में, बल्कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही 5वां क्लास है स्पेस क्राफ्ट्स का, जिसने ह्यूमन बींग्स को ऑर्बिट तक लिया है या ऑर्बिट से बाहर लिया है। इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लासेस बना रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, नासा ने, जिसमें वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजते थे। तो पहला जो उसमें था वो था प्रोजेक्ट मर्करी, जिसमें वो पहला मिशन था 1958 से 63 तक। उसके बाद प्रोजेक्ट जेमिनी, प्रोजेक्ट अपोलो एंड स्पेस शटल प्रोग्राम। अब पहला हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मर्करी 1958 से 63 तक ये प्रोजेक्ट था। इट वॉज द फर्स्ट यूएस मैन इन स्पेस प्रोग्राम। यूनाइटेड स्टेट्स का पहला मिशन था जिसमें उन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव रखा था कि हमें इंसान को स्पेस तक ले जाना है। इन्होंने अभी तक टोटल 6 मैन्ड मिशन किए थे, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने बाहर लिया था 61 से 63 तक। और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ये ऑब्जेक्टिव था कि हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेस क्राफ्ट में बिठा के अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कराना है, ये पहला मिशन था। दूसरा इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें इंसान की एबिलिटी देखनी है कि वो कैसे स्पेस में जाके फंक्शन कर सकता है, काम कर सकता है या रिसर्च कर सकता है। और फाइनली इसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि जब हम अपने एस्ट्रोनॉट को ऑर्बिट में भेज देंगे और अपने स्पेस क्राफ्ट में उसको भेज देंगे, हम कैसे स्पेस क्राफ्ट और अपने एस्ट्रोनॉट को सेफली रिकवर कर पाएंगे, फिर वापस उनको लैंड कराएंगे। तो ये था आपका प्रोजेक्ट मर्करी, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट नासा ने बनाया था ह्यूमंस को स्पेस में ले जाने के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट जेमिनी या जेमिनी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और जेमिनी प्रोग्राम एक्चुअली में प्रोजेक्ट मर्करी और प्रोजेक्ट अपोलो के बीच में एक ब्रिज प्रोग्राम माना जाता है। यानी आने वाले 1963 में जब अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें ह्यूमंस को हमने मून पे ले जाना था, उससे पहले जेमिनी प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि हम अपोलो मिशंस कर सके। इसमें मेनली 4 इनके गोल्स थे। पहला जो गोल था दैट वाज टू टेस्ट एन एस्ट्रोनॉट्स एबिलिटी टू फ्लाई लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस। यानी अब जब हम अपोलो मिशंस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून तक ले जाएंगे, इस पूरे मिशन को 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। तो 2 से 3 हफ्ते तक अगर आपका एस्ट्रोनॉट स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस कर रहा है, तो उसकी पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और ये टेस्टिंग हमने जेमिनी प्रोग्राम में कर ली। दूसरा जो इसमें गोल था वो था to understand how spacecraft could meet and dock in orbit around the Earth and the Moon. कि जब हम अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे अपने ऑर्बिट में, फिर वो कैसे हमारा एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट के साथ जुड़ के डॉकिंग करेगा ऑटोमेटिकली। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए इन्होंने जेमिनी प्रोग्राम का इसका एक सेकंड ऑब्जेक्टिव रखा था। फाइनली जब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ भेजेंगे स्पेस में, फिर उनको वापस लैंड कराना है अर्थ पे, एटमॉस्फेरिक री एंट्री करानी है और लैंड कराना है। इस री एंट्री और लैंडिंग मेथड्स को टेस्ट करने के लिए जेमिनी प्रोग्राम में बहुत सारे टेस्ट किए गए, और फाइनली जो इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू फर्दर
अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट्स ऑन एस्ट्रोनॉट्स, कि लंबे मिशन स्पेस में जो होंगे उस पे क्या असर पड़ेगा, हमारे एस्ट्रोनॉट्स पे साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ेगा, फिजिकली क्या असर पड़ेगा। तो वो भी हमने जेमिनी प्रोग्राम में डिटेल में टेस्ट किया। फिर जो हमारा तीसरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ दैट वाज द अपोलो प्रोग्राम 1963 से 72, और इसका जो मेन मिशन था इट वाज डिजाइन टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून, कि इंसानों को लैंड पे मून पे लैंड कराना और फाइनली वहां से उनको सेफली वापस अर्थ पे ले आना। इसमें जो सक्सेसफुली इन्होंने ह्यूमंस को मून पे लैंड कराया और वापस ले आए वो लगभग 6 मिशंस में हुआ। अपोलो 11, अपोलो 12, 14, 15, 16 एंड 17, ये 6 मिशंस थे, ये 6 अपोलो के मिशंस थे जिसमें सक्सेसफुली हमने ह्यूमंस को लैंड कराया मून पे और उनको वापस अर्थ पे ले आए। और उन्होंने लगभग 400 किलोग्राम का मून का सैंपल भी वापस अर्थ पे उन्होंने रिकवर किया। और पहला जो इसमें अपोलो मिशंस में जो पहला प्रोग्राम था, पहला मिशन था अपोलो 8 का, जिसने ह्यूमंस को पहली बार मून के ऑर्बिट में लिया, लेकिन मून पे उन्होंने उसको लैंड नहीं कराया बल्कि सिर्फ मून के ऑर्बिट में लिया। बट अपोलो 11 वाज द फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन, कि अपोलो 11 में पहली मर्तबा हमने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंड कराया, जिसमें हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज ऑल्ड्रिन। इनको हमने 20 जुलाई 1969 में मून की सरफेस पे लैंड कराया। अपोलो 8 आपको याद रखना है, इट वाज द मिशन जिसमें हमने पहली मर्तबा अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऑर्बिट में लिया है लेकिन मून की सरफेस पे लैंड नहीं कराया। फाइनली जो चौथा इनका प्रोग्राम था दैट वाज द स्पेस शटल प्रोग्राम। अब आपको याद रखना है स्पेस शटल प्रोग्राम 1981 से शुरू हुआ, 2011 में इसकी आखिरी फ्लाइट हुई है। स्पेस शटल प्रोग्राम क्या था? इट वाज ह्यूमैनिटीज फर्स्ट रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये है स्पेस शटल हमारा नासा का, जिसमें ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आपको प्लेन जैसा नजर आ रहा है, इस ये रियूजेबल था, यानी ये पहला दुनिया का आरएलवी था, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, रियूजेबल रॉकेट था जो ऊपर जाके अलग हो जाता था और वापस अर्थ पे लैंड करता था। तो ये था आपका स्पेस शटल प्रोग्राम जो दुनिया का पहला रियूजेबल रॉकेट था। अब इस स्पेस शटल प्रोग्राम में उन्होंने लगभग 5 फ्लीट्स बनाए थे, जिसमें कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, एटलांटिस और एंडेवर स्पेस शटल्स थे, जिसमें हमने लगभग 135 मिशंस किए हैं। और इसी की वजह से, इसी स्पेस शटल प्रोग्राम की वजह से हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस में कंस्ट्रक्ट किया है। अब इस स्पेस शटल प्रोग्राम की जो आखिरी इसमें जो फ्लाइट हुई थी वो थी STS-135, और ये फ्लाइट हुई थी 21 जुलाई 2011 में। इसके बाद से हमने स्पेस शटल प्रोग्राम को रिटायर कर लिया, यानी 2011 के बाद से अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स की सॉइल से कोई भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट नहीं हुई है। जब भी हमने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना था, इवन यूनाइटेड स्टेट्स के एस्ट्रोनॉट्स को भेजना था बाहर स्पेस में, वो भी अपने सॉइल से उसको नहीं करते थे बल्कि वो रशिया से उनको भेजते थे। वो हम देखेंगे आगे इस स्लाइड में। तो इस मिशन, व्हाई इज दिस मिशन सो स्पेशल? इस मिशन में ऐसी क्या बात है कि ये इतना स्पेशल मिशन था, इसको एक सिग्निफिकेंट मिशन समझा जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो आखिरी मिशन हुआ था स्पेस शटल प्रोग्राम का, जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजते थे और उसी की वजह से हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बनाया, वो 2011 के बाद हमने उसको रिटायर कर लिया था। यानी अमेरिकन सॉइल से 2011 के बाद कोई भी स्पेस फ्लाइट ह्यूमंस की नहीं हुई है। और 2011 के बाद से जब भी हम एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजते थे, वो हम रशिया के सोयूज कैप्सूल से भेजते थे, ठीक है ना। इवन नासा को भी अगर कोई भेजना होता था वो भी रशिया के सोयूज कैप्सूल से ही भेजता था। इसकी वजह से नासा की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई थी रशिया के इस कैप्सूल पे, और रशिया उनको पर सीट $80 मिलियन तक का जो है फी चार्ज करता था पर सीट। अब ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता था नासा के लिए, इसलिए नासा ने जो है प्राइवेट कंपनियों को पार्टिसिपेट करने को कहा स्पेस ऑपरेशंस में, जिसमें प्राइवेट कंपनीज अब जो है अपने कैप्सूल्स बनाएंगी और प्राइवेट कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स की सॉइल से ही अपना लॉन्च करेगी अपने मिशंस को। और जिसमें 2 कंपनी सामने आई, एक है स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क की कंपनी है, दूसरी बोइंग, बोइंग आपको पता होगा। और ये 2 कंपनी सामने आई जिन्होंने अपना जो है पार्टिसिपेशन दिखाई रॉकेट्स बनाने में और स्पेसक्राफ्ट्स बनाने में, जिसमें स्पेसएक्स ने टाइम पे जो है अपने रॉकेट्स बनाए और अपने स्पेसक्राफ्ट्स बनाए, जिसमें क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वो स्पेसक्राफ्ट थे जिसको नासा ने इस्तेमाल किया अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए। अब आपको ये भी याद रखना है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया गया था
स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। इसकी वजह से जो कॉस्ट कटिंग हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हुई है। जैसे स्पेसएक्स ये माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में स्पेसएक्स के इस कैप्सूल की वजह से, क्योंकि स्पेसएक्स का ये जो रॉकेट फ़ैल्कन 9 है ये बार-बार इस्तेमाल होगा, इसकी वजह से लगभग $50 मिलियन का खर्चा होगा पर सीट। तो आपको याद होना चाहिए कि $80 मिलियन का खर्चा होता था रशिया के कैप्सूल से, और अब स्पेसएक्स के कैप्सूल से हमें सिर्फ $50 मिलियन का खर्चा होगा पर सीट, फ्यूचर में और भी ज़्यादा कम होने वाला है। तो ये आपका पहला इसमें बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि नासा अब जो है खुद कंसंट्रेट कर सकता है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में, यानी उसको रॉकेट्स बनाने में या स्पेसक्राफ्ट्स बनाने में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि वो कंसंट्रेट करेगा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जैसे जहाँ पर सपोज वो ह्यूमंस को लैंड कराएगा मून पे, ह्यूमंस को मार्स पे लैंड कराएगा, या इवन एस्ट्रॉइड्स पे भी लैंड करा सकता है। जैसे एस्ट्रॉइड माइनिंग मिशन है, डार्ट मिशन है नासा का, जिसमें वो ह्यूमंस को एस्ट्रॉइड पे लैंड करा के एस्ट्रॉइड की माइनिंग करना चाहते हैं। तो इन इम्पोर्टेंट मिशंस पे हमारा नासा उस पे काम करेगा, एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा और वो उस पे अपना फुल फोकस करेगा। और बाकी का जो ये रॉकेट बनाना है और अपने उनको बाहर तक ले जाना है, ये काम जो है प्राइवेट जो है कंपनीज कर सकती है। लेकिन सैटेलाइट्स बनाना और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस करना, उस पे नासा अपना फुल फोकस करेगा आने वाले सालों में। तो आई होप आपने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। मे पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू।